यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और उम्मीद रखता हूं कि हमारे बीच जो जानी मानी शख्सियतें हैं, मेरा बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ तो थैंक यू फॉर दैट, बट मुझसे भी बेहतर यहाँ पर लोग हैं। मेरा काम है सिर्फ प्रश्न पूछना, आइडियाज देना, देश के सामने क्या एजेंडा है, इस प्रदेश के सामने क्या एजेंडा है, उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, के.टी. रामा राव, जानी मानी शख्सियत हैं इस प्रदेश के। इन दोनों लोगों से और आप सभी हजरत जो यहाँ पर आए हैं, आप सबसे भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस Mr. K.T. Rama Rao, if you could come up and join us on the stage, sir. Take your seat, take your seat. So nice to see you. There's a small introductory clip that we have prepared for you since this broadcast is going across India on India's biggest news network, on News 18 network. Just take a look at this. కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। के तारक रामाराव, जी हां, के तारक रामाराव जिन्हें केटीआर के नाम से जाना जाता है, आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 24 जुलाई 1976 के दिन के चंद्रशेखर राव के खानदान में केटी रामाराव की पैदाइश हुई। केटीआर हैदराबाद के एबिट्स में वाक़े सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल से 10वीं जमात में कामयाब हुए। विगनन जूनियर कॉलेज गुंटूर से इंटरमीडिएट किया और बाद में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बॉटनी, केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा केटीआर ने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से बायोटेक्नोलॉजी में और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से मार्केटिंग और ई कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साल 1998-99 के दौरान इंट्रा नामी कंपनी में इंटर्नशिप के जरिए केटीआर ने आईटी प्रोफेशनल की हैसियत से अपने कैरियर की शुरुआत की। साल 2006 में टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने यूपीए 2 में मरकजी वजारत से इस्तीफा दिया, जिसके बाद केटीआर ने भी अपनी मुलाजमत को खैर बात कहा और ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी कर रहे अपने वालिद केसीआर की हिमायत में इंतखाबी तशहीर करने के लिए वतन वापस लौट आए। केटीआर ने सबसे पहले साल 2009 में सिलसिला हल्का असेंबली से किस्मत आजमाई की और कामयाब रहे। ताहम अलहदा रियासत तेलंगाना का मुतालबा करते हुए टीआरएस के अरकान असेंबली ने इस्तीफा दे दिया था और हाईकोर्ट की हिदायत के बाद 2010 में हुए ज़िमनी इंतखाबात में केटीआर ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। सन 2014 के इंतखाबात में तेलंगाना में टीआरएस को इक़्तिदार मिला। तो जून 2014 को के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आला की हैसियत से ओहदा संभाला और केटीआर को भी रियासती वजीर बनाया गया। केटीआर ने वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। तेलंगाना में टी हब के क़याम के जरिए केटीआर ने न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर काफी मकबूलियत हासिल की। फरवरी 2016 में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में टीआरएस को नुमायां अक्सरियत मिली, जिसके बाद 2016 में वज़ीर-ए-आला केसीआर ने केटीआर को महकमा बल्दी नज़्म व नस्क की जिम्मेदारी भी सौंप दी। इसके बाद केटीआर ने हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू कर दी और हैदराबाद मेट्रो रेल के तामीरी कामों में तेजी लाते हुए इसकी खिदमत का आगाज करवाया। केटीआर तेलंगाना के नौजवानों में काफी मकबूल है। हैदराबाद में इंटरनेशनल इवेंट्स के इनेकाद के लिए भी केटीआर सरगर्म रोल अदा करते रहे हैं। साल 2017 में हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट मुनाकिद की गई थी। केटीआर को अब उम्मीद है कि जीएचएमसी इंतखाबात की तरह तेलंगाना के अवाम असेंबली इंतखाबात में टीआरएस को 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाएंगे। देखना यह है कि उनकी उम्मीद पूरी होती है या नहीं। Okay, that was quite an introduction, I must say. Thank you. But let me straight away take the bull by its horns, as they say. You know, you've been given a glowing tribute here. Salutations to what you may have achieved. But the first sight which I find as I come from the airport to this place, I see that your symbol is the car. But I see the adjoining imagery with that symbol of the car is a poor woman who's
dependent on you for rice at 5 rupees a kg. I see sloganeering all around about how pathetic is the situation of farmers in your state. Are you simply, to use a Hindi word, what is often accused against the BJP, that a jumla, are you simply trying to give a jumla to the people of Telangana here? Firstly, thank you for this opportunity. I would like to thank Network 18 for this opportunity, and this is the first time I'm interacting with you as well. So let me quickly bring you up to speed. Face to face, unfortunately. We've often done that on Yes. TV, but that's a tyranny of distance. Let me just quickly bring you up to speed on what has been happening in Telangana in the last 4.5 years. The state was formed on the 2nd of June 2014, and it's about 4.5 years, nearly 4 years and 3 months now. In the last 4.5 years, in fact, Telangana has been growing at more than 17% on the state-owned tax revenues every year, year on year. If you look at the average growth rate, this is by far the highest in the country for any state. In fact, the state that comes second to us is at about 10%. Let me also quickly point out, a lot of times, what happens is, when we reel out numbers, we forget agriculture. In agriculture, Telangana has been growing at 6.9%, whereas the country has been growing at 3%. In industry, we've been growing at 5.6%, whereas the country has been growing at 4.8%. In the services sector, we've been growing at 11.1%, whereas India has been growing at 8.3%. And the total GSDP versus GDP debate, Telangana has been growing at 10.4, whereas the country has been growing at 6.6. It has been a comprehensive all-round growth. In fact, you alluded to farming sector in distress in Telangana. Let me point out, sir, this is not my statistic. Purushottam Rupalaji, the Minister of State for Agriculture, on the floor of the House in Parliament had pointed out recently, about, I think 6 months ago, when a question was asked, a similar question was asked. He pointed out that Telangana, in fact, is the rare state among Indian states where you've started witnessing a decline of 53% suicides in the farming sector. It was 1,645 in the year 2016-17, and in the year 2017-18, it came down to 545. And this is not me saying it. This is a union minister who belongs to the BJP. And the other point I wanted to make quickly is, while the state has been growing, our principle and our philosophy, our economic model has been fairly simple. We said, in fact, our chief minister keeps repeating this very often, increase the wealth of the state and make sure you distribute among the poor of the state. That's been our model, a classic welfare plus development model, which has worked very well for us in the last 4.5 years. But I'm sure आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आज इसी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, और देखिए मोदी जी ने आज उतरते ही क्या कहा. उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने हेलीकॉप्टर में पायलट को बोला कि भाई जरा 6 किलोमीटर का और लंबा चक्कर लगाओ, चूंकि मैं देखना चाहता हूं कि ये जो के चंद्रशेखर राव जी ने, पिताजी जो बोला कि हम इसको लंदन बना देंगे, ये कैसा लंदन है. और प्रधानमंत्री जी का आरोप है कि ये लंदन तो यहां पर भूखमरी बढ़ रही है, यहां पर किसान आत्महत्या कर रहा है, और आप आंकड़े बता रहे हैं कि नहीं, आत्महत्या की तादाद में कमी हुई है. ये हम अगर आंकड़े, कभी कभार क्या होता है कि वो जितनी कहानी बयां करते हैं उतनी कहानी शायद वो छुपाते भी हैं. सच्चाई क्या है तेलंगाना की, ये बताइए. मैं एक बात बताता हूँ. पहली बात तो मोदी साहब को थोड़ा विदेश छोड़ के स्वदेश में ज्यादा घूमना चाहिए. पहली बात वो कहूंगा, क्योंकि वो तेलंगाना आए ही नहीं, आए तीसरी बार 5 साल में तीसरी बार तेलंगाना आए, तो क्या जानेंगे वो. और हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो क्या पता चलेगा. आम आदमी से बात करें, आके नीचे उतरे जमीन पे, आम आदमी से बात करें 2-4 बार और पूछे यहाँ 24 घंटा करंट मिलती है कि नहीं पूछे. और आज पूरे देश में जितने भी बीजेपी के राज हैं, उनसे ज्यादा बेहतर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं. आज दिसंबर 7 वाले चुनाव, चाहे मोदी साहब कुछ भी कहें, मिसेस गांधी जो भी कहें, लोग कहेंगे तेलंगाना के, और लोग बताएंगे किसने क्या किया और किस कदर यहाँ की गवर्नमेंट चली. सर, बड़ी मजेदार बात है कि आपने जो असलियत बताई तेलंगाना की यहाँ पर, उससे जो हमारे दर्शक हैं उनको प्रतीत होगा कि तेलंगाना तो वाकई बहुत तेज गति से प्रोग्रेस कर रहा है. भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको, 24 मैं आंकड़ा, आपने चूंकि आंकड़े की बात करी, 2014 से लेकर 2018 तक के मैं आंकड़े लेके आया हूं एक ही सेक्टर एजुकेशन के. 2014-15 में 11.2 यानी 11.2% was the expenditure in education as a share of total expenditure in your government, sir. In your government, that figure has consistently come down from 10, and in 2018-19, according to the Reserve Bank of India report, your figure is 7.5%. Now you tell me, farmers are, there is a reduction in farmers committing suicide. आप कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बड़ा सुनहरा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आंकड़े क्या दर्शाते हैं. तो सच्चाई क्या है ये बताइए. चौबे साहब, 2 चीजें हैं. तेलंगाना बनी थी एक नारे पे,
Nilu Nidulu Niyamakalu, which roughly translates into justice in water, in the the funding that is allocated to the region of Telangana, and the unemployment situation here. So our primary focus has been on water resources. In fact, I also have to share with you, since you mentioned Mr. Narendra Modi, I also have to tell you, नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत सारे हमारे जो दूसरा सिस्टर स्टेट हैं आंध्र प्रदेश के लिए, उनके लिए बहुत कुछ किया, उनके लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दर्जा दे दिया पोलावरम को। बट हमारे यहाँ आज एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, एक भी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे उन्होंने नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस नहीं दिया, पूछने के बाद भी। हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने कालेश्वरम, इसके अलावा हमने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पालामूर लिफ्ट इरिगेशन। ये सारे प्रोजेक्ट जब पूरे हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, तो यहाँ पे तेलंगाना में 1 करोड़ से ज्यादा एकड़ में पानी खेती में मिलेगा। शायद देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां एक राज्य में एक गवर्नमेंट, वन स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग more than 35,000 crores of rupees on one simple sector, and that is irrigation. You just heard our Deputy Chief Minister pointing out to the fact that Telangana has more than 24 lakh bore wells and tube wells. We wanted to change that situation, and therefore we focused excessively on water, drinking water and irrigation. So large chunk of the money that was spent in the last 4.5 years has gone towards alleviating your first question that you asked me, farm distress in the farming sector. We focused, we obsessed, in fact, on ensuring that our irrigation projects are completed expeditiously. And that's why you see, obviously, a bit of reduction in other sectors. But I have to tell you, even in education, we have done some revolutionary things. 3 lakh students in Telangana today undergo what is called as a residential system, your school system. But why are you spending less on education then? The point I'm trying to make is, whereas our priorities may have changed a bit, but the fact is, in Telangana, in education sector, 3 lakh students currently get, education in English medium, where we spend 1,20,000 rupees on each and every child. In fact, even in the Muslim community, in fact, we have Gurukul schools, because हम believe करते हैं, हम यकीन रखते हैं कि तालीम में ताकत है। अगर किसी को निकलना है अपने पसमंदगी से, अपने पॉवर्टी से बाहर, तो एक जनरेशन को अगर ठीक से ट्रेन करो तो जरूर उनका फायदा होगा, नतीजा अच्छा होगा। स्वामी जी हमारे साथ हैं और आपके बाद में स्वामी जी से सब सवाल पूछूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा भी आरोप है कि आप एक विशेष प्रकार की आप राजनीति आप अपना रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस देश में जितने जो मुख्य दल हैं, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यहां की जनता कभी भूलेगी नहीं खम्मम में कैसे बेचारे किसानों को उनका हाथ बांधकर, क्योंकि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे थे लैंड एक्विजिशन पे, उनके खिलाफ ज्यादती की गई। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपकी सरकार ने अपने आप ही, जो लैंड एक्विजिशन की बात थी, आपकी सरकार ने अपने आप ही एक नया कानून एक बना डाला और बेचारे गरीब किसानों का कोई भला नहीं हुआ। सीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी साहब वो क्या कहते हैं? इंस्टेड ऑफ फिलिंग अप वैकेंसीज, KCR government is promising unemployment allowances. Now my point is, sir, you are repeatedly telling me all these facts are wrong. Now if all these facts are wrong, let me put it this way to you. Are you worried that this election, ये जो महाकुटमी जो आपके सामने आ गई है, TDP, कांग्रेस पार्टी, अन्य दल, आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं फंस सी गई है, इसलिए आपके पिताजी कभी गए ममता बनर्जी के पास और फिर बाद में बोलते हैं कि राहुल गांधी तो देखिए क्या नेता है? पहली बात तो यह है चौबे साहब की एक पार्टी से टक्कर लेने के लिए आज 4 पार्टियां इकट्ठे हो गए यहाँ पे। एक महागठिया बंधन बन गया है यहाँ पे। महागठिया बंधन एक नया डेफिनेशन वो इसलिए क्योंकि जो पार्टी एक दूसरे से 30 साल 40 साल लड़ते आई, जिस पार्टी को NTR साहब ने यहाँ बनाया कांग्रेस को दफनाने के लिए, वो पार्टी जाके आज मिल जाती है अपने कांग्रेस पार्टी के साथ। ना इसको महागठिया नहीं तो क्या कहेंगे आप, पहली बात तो। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब राहुल गांधी, अमित शाह जी, राजा जी, सुधाकर रेड्डी जी, इनसे तो हमारा मुकाबला है, हम लोग इलेक्शन में हैं यहाँ पे। अब वो तो हमारे जो चीज हमने अच्छा किया उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, और वो तो यही कहेंगे कि TRS गवर्नमेंट फेल हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल बात है। अगर राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि यहाँ पे हमने किसानों के साथ ठीक सुलूक नहीं किया, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हीं की गवर्नमेंट ने यहाँ पे 6 किसानों को फायरिंग में मार दिया था। उन्हीं की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2008 में। तो राहुल गांधी हैज नो राइट एंड कांग्रेस पार्टी हैज नो राइट टू टॉक अबाउट फार्मर्स इन डिस्ट्रेस, बिकॉज
जनता ने, इस देश की जनता ने उनको 50 साल तक मौका दिया देश को चलाने का। अगर 50 साल आप ठीक ठाक काम कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, फिर से आपको वही स्लोगन देने की जरूरत नहीं पड़ती। राजीव गांधी जब थे तब भी उन्होंने कहा नहीं, इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, आज भी राहुल गांधी कहते हैं गरीबी हटाओ। अब 30 साल बाद, जिनमें 20 साल से ज्यादा आप ही राज किए हैं, फिर भी आप गरीबी अगर नहीं हटा पाएंगे तो किसको दोषी ठहराएंगे? आप इस जनता के सामने आज एक बात का आप स्पष्ट जवाब दीजिए। और चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी में आप बैठे हैं, इससे मैं चाहता हूं कि आप और खुल के इस बात का जवाब दें कि आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ या आपका कांग्रेस के साथ रिश्ता क्या है आपका? राहुल गांधी जी को तो आपके पिताजी ने बोल दिया कि ये तो डम्बिस नेता है। साफ सीधा बात है सर। अब आप मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी को जमीन पे रहना चाहिए, तो फिर आपकी क्वेश्चन क्या है? जमीन पे आना चाहिए, जमीन पे लाएंगी। इंडिया विल सरप्राइज मिस्टर मोदी इन 2019, आप देखते रहिएगा, क्योंकि उनको जमीन पे आना भी चाहिए और जब बोलते हैं तो संभल के बोलना भी चाहिए। मैं एक बात बताता हूं आपको, वी आर एन इंडिपेंडेंट पार्टी, वी आर एन इंडिपेंडेंट पार्टी। ना हम बीजेपी के साथ ना हमारा कुछ लेना देना है, ना कांग्रेस के साथ। अभी आज की डेट में पोस्ट आपको क्यों लगता है? मैं एक बात समझना चाहता हूं आप सब लोगों से, दिल्ली में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में या तो कांग्रेस है या बीजेपी है? दिस कंट्री इज नॉट बाइपोलर. This country has a lot of very, very strong political leaders and strong regional parties, and they can keep both BJP and Congress at bay. Why do you think that only either we have to sail with BJP or Congress? मैं एक बात पूछता हूं आपसे, प्लान ए था कांग्रेस, प्लान बी था बीजेपी, अब दोनों भी फेल कर गए, प्लान सी की जरूरत है, तो क्यों, why not a federal front which can come forward, and why not somebody like KCR leading? Where is this federal front, sir? ये है कहां ये फेडरल फ्रंट? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। अब फेडरल फ्रंट, मैं एक बात बताऊं चौबे जी, आपने चंद्रबाबू नायडू को कहा कि भाई तुम बाहर निकल के आओ, वो बाहर निकल के आए, देखिए वो कहां चले गए। आप चौबे साहब एक बात पूछते हैं आपसे, 2012 में मोदी कहां थे? 2012 में किसी ने ख्वाब देखा कि 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? 2 साल में कुछ बदला कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूं, कभी का एक बार पिक्चर बहुत जल्दी बदलता है, बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो मैं आज आप नहीं जो देखना चाहते हो फेडरल फ्रंट बनते हुए, समय ऐसा भी आएगा जब आप खुद बैठेंगे, मैं यहीं पे बैठूंगा और फिर इंटरव्यू आप करेंगे, बोलेंगे भाई हैदराबाद डिसाइड करेगा दिल्ली में कौन सत्ता में बैठेगा। क्या कहीं क्या ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके और चंद्रबाबू नायडू जी के बीच कहीं कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है क्या? भाई एक बात बताते हैं, चंद्रबाबू नायडू, आपने हैदराबाद का नाम लिया, हैदराबाद अमरावती इतनी भी दूर नहीं है। तभी तो कह रहे हैं हैदराबाद, चंद्रबाबू नायडू जो है शायद ही दुनिया के सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट अगर कोई है तो चंद्रबाबू नायडू है। हाँ बिल्कुल है, वो इसलिए है क्योंकि, चलिए टिक ऑफ करते हैं सबको, राहुल गांधी डंप नेता हुए, चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हुए, और मोदी जी को तो आपने बोला कि भाई वो तो जमीन पे ही नहीं रहते, तो इन 3 पार्टियों से तो आपका कोई मेल नहीं। चलिए आगे। मैं तो कह रहा था कि मोदी साहब को जमीन पे भी आना चाहिए और स्वदेश में भी ज्यादा घूमना चाहिए, ये भी कहा था मैंने। एक बात आपको बताते हैं, आज आप अगर इस देश को या तो एनडीए के चश्मे से या यूपीए के चश्मे से आप देखना चाहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, we are neither dependent on BJP nor on Congress. Do you think it's possible for you? Why not? In today's polarized times, it's completely possible for you to have completely independent existence. It may look like it is polarized to you in Delhi, sir. There is an India outside of Delhi. I request you guys to come out of Delhi more often. I sincerely request national media to step out of Delhi more often, interact with people like us, interact with Aam Aadmi in different parts of the country. Then you will understand India. Because problem is, या तो आप चाहते हो या तो मोदी बैठे हैं या राहुल बैठे हैं। आपको लगता है कि दोनों ही ऑप्शन है, देश के पास और कोई नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है, इस देश की जनता बहुत समझदार है, उनकी समझदारी जब दिखाना है तब दिखाएंगे। आप कौन से वो नेता हैं, वो कौन से मुख्य, ममता बनर्जी जी से चर्चा चल रही है आपकी? चूंकि ये फेडरल फ्रंट है, ये फेडरल फ्रंट के तो मायने और इसके स्वरूप इतने होते जा रहे हैं ना, कहीं भी 2 आदमी बैठते हैं, अखिलेश यादव मायावती का एक फेडरल फ्रंट है, चंद्रबाबू नायडू ममता बनर्जी का एक फेडरल फ्रंट है, आपका कौन सा फेडरल फ्रंट है? मैं चौबे साहब एक ही बात कहता हूं, फेडरल फ्रंट का एजेंडा ये नहीं है कि हम 2019 में किसी भी हाल में सत्ता में आए और किसी से गद्दी छीन लें, ये हमारी एजेंडा नहीं है। हमारी मंशा ये है, हमारी एजेंडा ये है कि इस देश में एक बात का चर्चा होना चाहिए। देखिए, आज वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, एक बात हुई थी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की। आज अगर आप इस देश का हालत देखें, देयर इज 70,000 TMC ऑफ वाटर in all the rivers in India put together. Ganga, Brahmaputra, Krishna, Godavari, Kaveri, everything put together. This country has 40 crore acres of irrigable land. And this country's drinking water needs also require about 5,000 TMC of water. Had there been a government, had there been a party which is truly national in character,
अगर उनका बस चलता, मोदी साहब या जो भी प्रधानमंत्री है उनका बस चलता, अगर उन ठीक से काम करते हैं, 70,000 टीएमसी पानी में से आप 45,000 टीएमसी पानी अगर ठीक तरह आज इस देश में बंटवारा करते उसकी, तो इस देश में कोई किसान आज दुखी नहीं रहता। हर कोई इंच जो इरिगेबल है, 40 करोड़ एकर्स ऑफ लैंड, उसके लिए पानी मिलता खेतीबाड़ी के लिए, और दूसरी तरफ हर घर को नल के सहित पानी हम दे सकते हैं। आज तेलंगाना में वो प्रयास हम कर रहे हैं, 1 करोड़ एकड़ जमीन में पानी देने की प्रयास हम कर रहे हैं। जून 2019 तक वो पूरी हो जाएगी, और 1 महीने में यहां पे घर घर नल के सहित पानी देने वाला प्रोग्राम हो जाएगा। तो मैं बस सिंपल बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई प्रधानमंत्री सीरियसली कोशिश करते हैं, कोई भी, ये क्या नहीं हो सकता क्या 70 साल आजादी बाद इस देश में ऐसे विलेज हैं, ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं है, ऐसे गांव हैं जहां पे रोड नहीं है, ऐसी अवस्था आज लोगों की है। और एक बात मैं कहता हूं, 70 साल आजादी बाद एक प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं लाल किले पे और बोलते हैं भाई आप शौचालय बना लो, ये कहां हम जा रहे हैं? तो इसलिए हम कहते हैं बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस हैव फेल्ड दिस कंट्री, एंड दिस कंट्री नीड्स टू स्टार्ट लुकिंग एट other options and other alternatives. How will this come up? Okay. How will this third alternative come up? I don't know at this point in time. But जब वक्त आएगा तो जरूर उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि 2019 इलेक्शन के बाद मुझे नहीं लगता कि या तो बीजेपी या कांग्रेस, इन दोनों में से किसी को अपने आप मेजॉरिटी मिलेगी। I'm waiting to hear Dr. Swami on all those points that you're making. But just to quickly maybe do a quick poll, maybe यहाँ पे अगर जो लोग आए हैं हमारे साथी लोग यहाँ पर दर्शक, अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो कृपया अपना हाथ उठा के अपना नाम देके, यहाँ पे मैडम जो सामने बैठी हैं इनको दीजिए कृपया माइक, अपना नाम बता के। Hi, I am Sahiti. I would like to ask some questions, KTR Ghartoti. See, आपने एक बार बोला था कि एक गड्ढा दिखा दो रोड में, हम आपको एक गड्ढा मतलब वो पैथोल्स होते हैं ना, पॉटहोल्स, एक गड्ढा दिखा दो रोड में। She is a BJP supporter. हाँ, and she she is wants to have तो questions. बीच तो पहन के आई है, कोई बात नहीं। बच्चों पूछ लो, डेमोक्रेसी है, मतलब आपने कहा था कि मोदी जी को जमीन पे आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपने कहा था कि एक गड्ढा दिखा दो, हम आपको 1,000 रुपए देंगे। तो अभी आप बोलिए कि एक एक गली में आप कितना गड्ढा मतलब अब इतना दिखा दो, तो मैं आपको 100 से कम नहीं, मतलब मैं दिखा दूंगी। हाँ चलिए, ओके, और पूछते हैं। और वो पीछे भाई साहब जो हाथ उड़ा रहे हैं अपना, नहीं आपकी तरफ से हो गया, आप तो बीजेपी का वो लगा के आए, उनका सवाल हुआ अभी आपके पास आता, वो जो पीछे मैं कह रहा था, पीछे सबसे पीछे। You packed the room full of BJP supporters. No, well, BJP also has a right to question you. They have a right to question you. Yes, go ahead, sir. Hello, namaste, A lot sir. more to answer. That is the problem. I'll come to you, sir. एक बार सुन लूं उनकी बात, then I'm coming to you. हेलो Yes, नमस्ते yes. सर। Absolutely, हाँ तेलंगाना स्टेट जब से कायम हुआ, यहाँ पर मुसलमान इतने महफूज है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे हुक्मरान हमको पैदा किया। क्योंकि हम TRS के नहीं खुसूसन नहीं अच्छा, सवाल क्या है? मैं सवाल पूछिए, एक मिनट सवाल पूछिए, जरा पूछने दीजिए। थोड़ा आप लोग मर्यादा बना के रखते हैं, शांति बना के। नहीं एक खुसूसन I just thought, maybe people have been listening. मेरा सवाल क्या है? मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के भी लोग हैं। केसीआर साहब ने जहां तक रिजर्वेशन का मसला है, दोनों ऐवानों में बिल मंजूर किया और पूरी ताकत के साथ पार्लियामेंट भिजाया, लेकिन आज तक कांग्रेस की जबान पे 12% का लफ्ज नहीं है। कांग्रेस कभी इसको देती बोल के नहीं बोली। हमारी रियासत के वजीर आला कम से कम पूरा दोनों ऐवानों में मंजूर इनको दीजिए, इनको माइक दीजिए। हाँ, आप हमारे साथ यहाँ करें। आप बताएं किससे आप कुछ। मेरा नाम विनय कुमार जैन हुआ। मेरा केटीआर गारू से क्वेश्चन है सर, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की घोषणा करी, तो हमारे तेलंगाना में उसको लागू नहीं किया गया। आरोग्यश्री है, उसमें सिर्फ 2 लाख मिलते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, अगर आयुष्मान भारत को यहाँ लागू करते तो उसे 5 लाख रुपए मिलते। ओके, एक सवाल और फिर उसके बाद फिर देन ही आंसर। जी सर, आई एम इनामुर रहमान, आई एम एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी सर। ओके, गुड। As a Muslim, as a citizen of Hyderabad, as a citizen of Telangana, as a supporter of Telangana, I would like to ask
from a Muslim standpoint, but as a citizen also, that what are you doing about the encounter killings in the Aler incident, sir? That is a big blot on the face of the TRS. That's one question. Other question is, sir, that the school managements, they are literally running away with all the earnings of the suffering parents. There is no control on fee structuring as far as the schools go, and there is a tremendous demand about it, and nothing seems to be getting done by your government. Can I put it this way to you, sir? You know, across the country, and I wanted to, it's good, इस राउंड को जरा समझ लें इनसे. एक देश में एक ऐसी एक भावना एक पैदा हुई है कि कुछ दल हैं जो सिर्फ हिंदुओं के हित की बात करते हैं, कुछ दल हैं जो सिर्फ मुस्लिमों के हित की बात करते हैं. टीआरएस में और यहां पर भी हम देख रहे हैं असादुद्दीन ओवैसी साहब जो है एमआईएम के, वो शायद आपके साथ कहीं खड़े हुए दिखते हैं. I totally disagree. You disagree with that? Absolutely. Because उनके कुछ कथन ऐसे हैं जो कि दर्शाते हैं कि वो शायद आपके साथ. नहीं. पहली बात तो ये बताते हैं. तो आप किधर खड़े हैं ये बताइए. I'll tell you one thing. Please understand, I don't know if you're going to spend some time in Hyderabad for a bit, but please do understand why BJP is facing an extinction threat in Telangana today. Because उनके 5 विधायक हैं यहाँ पे. मेरे हिसाब से एक को भी वापस जीत के आना नहीं है और 100 से ज्यादा सीटों में उनके डिपॉजिट जब्त हो जाएंगे. आप देखिए. दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अच्छी बात है, आप क्लियर कर सुन लीजिए. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेलंगाना में ऐसे चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब जो खुद के धर्म पालते हैं और he practices what he believes in. He is a strong, devout Hindu who performs one of the biggest yagas ever performed by any chief minister of this country, the Maha Chandi Ayuta Yagam. Nobody has done that in the past. And he builds temples, he builds with Yadadri temple, on par with one of the best in the country. He's built it with more than 400 crores of rupees. मैंने देखा कितना 5 करोड़ रुपए लॉर्ड बालाजी टेम्पल है तिरुमला, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, 11.7 kg gold crown worth over 3 crores to goddess Bhadrakali. 2015 में you were criticized when you were doing this अयोध्या चाहता मंत्री. क्रिटिसिज्म तो मिलते जाएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे उसमें. तो ये सब क्या है? ये बिलीफ है कि ये पॉलिटिक्स है जो इतना पैसा जो खर्चा किया जा रहा है? बात सिंपल है. मैं आपसे आज फिर से कह रहा हूँ, you seem to have a very simple world view, which is that world या तो बीजेपी है या कांग्रेस है, हिंदू है मुस्लिम है, गोरा है सफेद है या black है. ऐसा कुछ नहीं होता है. That the world is full of grey shades, sir. Let me point out, and let me also point out, the chief minister here is a man who believes and who practices in what he believes in, which is Hinduism as a faith. But at the same time, he's been taking care of all sections of the society, irrespective of their caste, creed, or religion. Okay. So it could be a poor Muslim, or a poor Hindu, or a poor Christian, or a poor Sikh. Anybody in Telangana today cannot complain of discrimination like in other states. So you're not trying to woo assiduously? Absolutely not. In fact, we go on the socio-economic basis. And in fact, one gentleman here talked about reservations as well. Let me also point out, the reservations that we are proposing is on socio-economic basis and not on religious basis. Okay. The second thing I would also like to point out, Justice Rajendra Kumar Sachar ji, who is a very respected and eminent Supreme Court judge, was appointed, whose committee was appointed by the previous government in Delhi, had submitted a report that the socio-economic status of the Muslims in this country is far worse than that of SCs and STs. So therefore, if some government actually is wanting to come forward and give reservations, as was promised by our Chief Minister, I think it should be looked at from the socio-economic angle and not necessarily from the religious angle. That's the point I'm trying to make. On that note, let me thank you, sir, for joining us. All candid answers coming from you. Always a pleasure speaking to politicians who give it as much as they get it. Thank you so much. Thank you so much. KTR, I'll take this fine. KT Rama Rao, ladies and gentlemen, huge round of applause. Huge round of applause.